भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 511 जो त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण निष्कर्ष या दंडादेश कब उत्क्रमणीय होगा, फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी से संबंधित है। सचिडिडिस और धारा 511 प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण कब पलटा जा सकता है। फैसला। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली का एक मूलभूत सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता है कि किसी सक्षम न्यायालय के फैसले, दंडादेश या आदेश को केवल प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर कब पलटा या बदला जा सकता है। इसका मुख्य बिंदु यह है कि केवल तकनीकी गलतियां पर्याप्त नहीं हैं, न्याय की वास्तविक विफलता, फेलियर ऑफ जस्टिस साबित होनी चाहिए। 1. सामान्य नियम प्रक्रियात्मक त्रुटियां स्वयं अमान्य नहीं करती। 1. इसमें पहले से दिए गए प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निष्कर्ष, फाइंडिंग, दंडादेश, सेंटेंस या आदेश अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पलटा, रिवर्स्ड या बदला, ऑल्टर्ड नहीं जाएगा, केवल इस कारण से कि शिकायत, कंप्लेंट, समन, समन्स, वारंट, उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन, आदेश, ऑर्डर, निर्णय, जजमेंट या विचारण से पहले या उसके दौरान की अन्य कार्यवाहियों में या इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाहियों में कोई त्रुटि, एरर, चूक, ओमिशन या अनियमितता, इरेगुलरिटी थी, या अभियोजन के लिए किसी स्वीकृति, सैंक्शन में कोई त्रुटि या अनियमितता थी, जब तक कि उस न्यायालय की राय में वास्तव में इसके कारण न्याय में विफलता उत्पन्न न हुई हो। सरल शब्दों में समझने के लिए वो मुख्य बात, निचली अदालत के किसी भी फैसले, सज़ा या आदेश को ऊपरी अदालत, अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण द्वारा केवल इस आधार पर रद्द या बदला नहीं जाएगा कि कानूनी प्रक्रिया में छोटी मोटी गलती, चूक या अनियमितता हुई थी। और किन चीज़ों में गलती? यह गलती शिकायत दाखिल करने में, समन जारी करने में, वारंट में, सार्वजनिक घोषणा में, किसी आदेश में, फैसले में या मुकदमे से पहले या उसके दौरान हुई किसी भी अन्य प्रक्रिया में हो सकती है। इसमें अभियोजन चलाने के लिए मिली सरकारी अनुमति, सैंक्शन में कोई गलती भी शामिल है। वो कब होगा बदलाव? ऊपरी अदालत तभी हस्तक्षेप करेगी और फैसले को पलटेगी या बदलेगी जब उसे यह यकीन हो जाए कि इस गलती के कारण न्याय में वास्तविक विफलता हुई है। और न्याय में वास्तविक विफलता का मतलब, इसका अर्थ है कि त्रुटि इतनी गंभीर थी कि इसने अभियुक्त के अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डाला, उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं मिला या मुकदमे की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ा। यह केवल एक तकनीकी या मामूली गलती नहीं है, बल्कि इसका ठोस और प्रतिकूल परिणाम होना चाहिए। उदाहरण, यदि किसी समन में अभियुक्त का पता थोड़ा गलत लिख दिया गया था, लेकिन उसे फिर भी समन मिल गया और वह अदालत में पेश हो गया, तो केवल इस गलती के कारण उसकी दोष सिद्धि को रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि समन इतना गलत था कि अभियुक्त को कभी मिला ही नहीं और उसके खिलाफ एक तरफा फैसला हो गया, तो इसे न्याय में विफलता माना जा सकता है। तो न्याय में विफलता का निर्धारण कैसे करें? 2. यह निर्धारित करते समय कि इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता या अभियोजन के लिए किसी स्वीकृति में कोई त्रुटि या अनियमितता ने न्याय में विफलता उत्पन्न की है या नहीं। न्यायालय इस तथ्य का ध्यान रखेगा कि क्या कार्यवाही के शुरुआती चरण में ही आपत्ति उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी। सरल शब्दों में, जब कोई ऊपरी अदालत यह तय कर रही हो कि क्या किसी प्रक्रियात्मक गलती के कारण न्याय में विफलता हुई है, तो वह एक महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करेगी। क्या इस गलती पर मुकदमे के शुरुआती चरणों में ही आपत्ति उठाई जा सकती थी और क्या अभियुक्त या उसके वकील को ऐसा करना चाहिए था? इसका महत्व, यदि गलती स्पष्ट थी और इसे शुरू में ही ठीक किया जा सकता था, लेकिन उस पर आपत्ति नहीं उठाई गई, तो ऊपरी अदालत यह मान सकती है कि उस गलती से अभियुक्त को वास्तव में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। यह उन लोगों को हतोत्साहित करता है जो मुकदमे के दौरान जानबूझकर छोटी मोटी त्रुटियों पर चुप्पी साधे रहते हैं, ताकि बाद में अपील में उन्हें एक आधार बना सकें।
इस धारा का समग्र महत्व। धारा 511 आपराधिक न्याय प्रणाली में सार्वत्रिक न्याय सब्सटेंटिव जस्टिस को तकनीकी त्रुटियों पर वरीयता देती है। यह सुनिश्चित करती है कि केवल मामूली प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण कानूनी कार्यवाही को रद्द न किया जाए, जिससे न्याय में अनावश्यक देरी और बाधा न आए। यह न्याय में वास्तविक विफलता के सिद्धांत पर जोर देती है, जिसका अर्थ है कि अदालतें केवल तभी हस्तक्षेप करेंगी जब गलती के कारण अभियुक्त को वास्तविक और महत्वपूर्ण नुकसान हुआ हो। साथ ही यह पक्षकारों को यह भी संकेत देती है कि वे प्रक्रियात्मक आपत्तियों को उचित समय पर उठाएं, न कि उन्हें बाद के चरण के लिए बचा कर रखें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 512 जो दोष या त्रुटि कुर्की को गैर कानूनी नहीं बनाएगी, डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल से संबंधित है। धारा 512 दोष या त्रुटि से कुर्की अवैध नहीं होगी। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियों या औपचारिकताओं की कमी के कारण संपत्ति की कुर्की अटैचमेंट को अपने आप में गैर कानूनी अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। यह न्यायालयों द्वारा पारित कुर्की आदेशों की वैधता को अनावश्यक तकनीकी चुनौतियों से बचाता है। इस संहिता के अधीन की गई कोई भी कुर्की अटैचमेंट गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी और न ही ऐसा करने वाले किसी व्यक्ति को अतिक्रमणकारी ट्रेस्पासर माना जाएगा। समन, दोष सिद्धि, कुर्की के रिट या उससे संबंधित अन्य कार्यवाहियों में किसी दोष या रूप की कमी के कारण। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ क्या है कुर्की? आपराधिक मामलों में न्यायालय किसी अभियुक्त या संपत्ति से संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त या कुर्क करने का आदेश दे सकता है, जैसे यदि वह फरार है या अवैध संपत्ति है। ओ समस्या, यदि कुर्की से संबंधित किसी कागजात जैसे समन, दोष सिद्धि का आदेश, कुर्की का वारंट, रिट या अन्य प्रक्रिया में कोई छोटी मोटी गलती, दोष या औपचारिकता की कमी रह जाती है। ओ परिणाम, इस धारा के अनुसार केवल ऐसी तकनीकी त्रुटियों के कारण कुर्की को गैर कानूनी नहीं माना जाएगा और कुर्की करने वाले अधिकारी को भी अतिक्रमणकारी नहीं माना जाएगा, अर्थात उस पर अवैध रूप से किसी की संपत्ति में घुसने या उस पर कब्जा करने का आरोप नहीं लगेगा। उदाहरण, ओ यदि किसी कुर्की वारंट में संपत्ति के पते की वर्तनी में थोड़ी गलती है, लेकिन संपत्ति स्पष्ट रूप से वही है और कुर्की सही कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है, तो केवल उस वर्तनी की गलती के कारण कुर्की को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ओ इसी तरह यदि कुर्की के लिए जारी समन में कोई छोटी मोटी प्रारूपिक कमी है, लेकिन समन सही व्यक्ति को मिला और उसे कार्रवाई की जानकारी थी, तो कुर्की अवैध नहीं होगी। महत्व, ओ कानूनी कार्यवाही की सुरक्षा। यह धारा कानूनी प्रक्रियाओं को अनावश्यक तकनीकी बाधाओं से बचाती है। ओ तकनीकीता बनाम सार, यह इस सिद्धांत पर जोर देती है कि न्याय प्रणाली को कानूनी दस्तावेजों के रूप के बजाय उनके सार पर ध्यान देना चाहिए। यदि उद्देश्य पूरा हो रहा है और कोई वास्तविक पूर्वाग्रह नहीं है, तो छोटी मोटी त्रुटियां कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगी। ओ अधिकारियों को संरक्षण, यह सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले अधिकारियों को कानूनी मुकदमों जैसे अतिक्रमण के लिए से बचाती है, जो केवल प्रक्रियात्मक दोषों के आधार पर दायर किए जा सकते हैं। संक्षेप में, धारा 512 यह स्पष्ट करती है कि आपराधिक संहिता के तहत की गई किसी भी कुर्की को केवल समन, दोष सिद्धि या कुर्की वारंट में मौजूद किसी छोटी मोटी तकनीकी कमी या औपचारिक त्रुटि के कारण अवैध नहीं माना जाएगा और कुर्की करने वाला व्यक्ति भी इसके लिए दोषी नहीं होगा। क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 513 जो परिभाषाएं डेफिनेशंस से संबंधित है। धारा 513 परिभाषाएं, यह धारा इस अध्याय 38 जो परिसीमा काल से संबंधित है के लिए एक महत्वपूर्ण पद परिसीमा काल पीरियड ऑफ लिमिटेशन को परिभाषित करती है। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिसीमा काल का अर्थ है धारा 514 में किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्दिष्ट अवधि।
सरल शब्दों में समझने के लिए ओ परिसीमा काल पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? इस अध्याय के संदर्भ में परिसीमा काल का मतलब है एक निश्चित समय सीमा। ओ यह समय सीमा किस लिए है? यह वह अवधि है जिसके भीतर अदालत किसी अपराध का संज्ञान कॉग्निजेंस ले सकती है। संज्ञान लेने का मतलब है कि अदालत किसी अपराध का औपचारिक रूप से नोटिस लेती है और उस पर कार्यवाही शुरू करती है। ओ यह अवधि कहाँ बताई गई है? यह विशिष्ट अवधि धारा 514 में बताई गई है। महत्व: ओ यह धारा पाठक को यह स्पष्ट करती है कि जब इस अध्याय में परिसीमा काल शब्द का उपयोग किया जाएगा तो इसका सीधा संबंध धारा 514 में उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेने की समय सीमा से होगा। ओ यह कानूनी कार्यवाही में समय सीमा का महत्व स्थापित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि पुराने अपराधों के लिए अनिश्चित काल तक अभियोजन प्रोसिक्यूशन न चलाया जाए, जिससे कानूनी निश्चितता और अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा हो सके। संक्षेप में धारा 513 सरल शब्दों में परिसीमा काल की परिभाषा देती है। यह अध्याय 38 के लिए उस समय सीमा को संदर्भित करता है जो अदालत को धारा 514 के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति देती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 514 जो परिसीमा काल की समाप्ति के बाद संज्ञान लेने पर रोक बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन से संबंधित है। धारा 514 परिसीमा काल के बाद संज्ञान लेने पर रोक। यह धारा उन समय सीमाओं को निर्धारित करती है जिनके भीतर न्यायालयों को विभिन्न श्रेणियों के अपराधों का संज्ञान कॉग्नाइजेंस लेना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक मामलों को अनिश्चित काल तक लंबित न रखा जाए और अभियुक्तों को पुराने आरोपों से अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। 1. परिसीमा काल की समाप्ति के बाद संज्ञान लेने पर रोक। 1. इस संहिता में अन्यथा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई भी न्यायालय उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट श्रेणी के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के बाद नहीं लेगा। सरल शब्दों में समझने के लिए ओ नियम इस संहिता में कहीं और दिए गए किसी विशेष प्रावधान को छोड़कर जो परिसीमा काल को बढ़ा सकते हैं या छूट दे सकते हैं। कोई भी अदालत किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल समय सीमा समाप्त होने के बाद नहीं लेगी। ओ संज्ञान लेना। संज्ञान लेना का अर्थ है कि अदालत किसी अपराध की शिकायत या रिपोर्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार करती है और उस पर कानूनी कार्यवाही शुरू करती है। ओ उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि पुराने अपराधों के लिए अनिश्चित काल तक मुकदमा न चलाया जाए, जिससे न्याय प्रणाली पर बोझ न पड़े और अभियुक्तों को पुराने मामलों से मुक्ति मिले। आई की ओ टर्न टू परिसीमा काल की अवधि 2 परिसीमा काल होगा। 6 महीने यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। बी 1 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। सी 3 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। सरल शब्दों में ओ जुर्माने वाले अपराध। अगर किसी अपराध में केवल जुर्माना लगता है तो अदालत को अपराध होने के 6 महीने के भीतर संज्ञान लेना होगा। ओ 1 वर्ष तक की जेल वाले अपराध। अगर अपराध में 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है तो अदालत को अपराध होने के 1 वर्ष के भीतर संज्ञान लेना होगा। ओ 1 से 3 वर्ष तक की जेल वाले अपराध। अगर अपराध में 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है तो अदालत को अपराध होने के 3 वर्ष के भीतर संज्ञान लेना होगा। ध्यान दें, यह धारा उन गंभीर अपराधों पर लागू नहीं होती है जिनमें 3 साल से अधिक की जेल की सजा हो सकती है। ऐसे अपराधों के लिए कोई परिसीमा काल निर्धारित नहीं है, यानी उनका संज्ञान कभी भी लिया जा सकता है। और दिया सिंधे तय काओगे 3 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए परिसीमा काल 3
इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के संबंध में जो एक साथ विचारित किए जा सकते हैं, परिसीमा काल उस अपराध के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जो अधिक गंभीर दंडनीय है या जैसा भी मामला हो सबसे गंभीर दंडनीय है। सरल शब्दों में, ओ स्थिति, यदि किसी व्यक्ति पर एक से अधिक अपराधों का आरोप है और उन सभी अपराधों का मुकदमा एक साथ चलाया जा सकता है। ओ कैसे तय करें परिसीमा काल? ऐसे मामलों में सभी अपराधों के लिए एक ही परिसीमा काल लागू होगा। यह परिसीमा काल उन सभी अपराधों में से सबसे गंभीर अपराध, यानी जिसमें सबसे कड़ी सजा का प्रावधान है, के लिए निर्धारित अवधि होगी। ओ उदाहरण, यदि एक ही घटना में कोई व्यक्ति ऐसे 2 अपराध करता है जिनमें से एक में 6 महीने की जेल है और दूसरे में 2 साल की जेल है, तो पूरे मामले के लिए परिसीमा काल 3 साल 2 साल की जेल वाले अपराध के लिए माना जाएगा, न कि 6 महीने। स्पष्टीकरण, परिसीमा काल की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि। स्पष्टीकरण, परिसीमा काल की गणना के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक तिथि धारा 223 के अधीन शिकायत दर्ज करने की तिथि या धारा 133 के अधीन जानकारी दर्ज करने की तिथि होगी। सरल शब्दों में, ओ कब से गिनती शुरू होती है? परिसीमा काल की गिनती कब से शुरू होगी? यदि मामला शिकायत के आधार पर शुरू हुआ है, धारा 223, तो गिनती शिकायत दर्ज करने की तारीख से होगी। यदि मामला पुलिस रिपोर्ट, FIR या पुलिस को सूचना मिलने के आधार पर शुरू हुआ है, धारा 173, तो गिनती पुलिस को जानकारी दर्ज करने की तारीख से होगी। ओ यह उस तिथि को निर्धारित करता है जिससे न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए दी गई समय सीमा की गणना की जाती है। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 514 आपराधिक न्याय प्रणाली में त्वरित न्याय और कानूनी निश्चितता के सिद्धांत को बढ़ावा देती है। यह विलंब पर रोक सुनिश्चित करती है कि अपराधों की रिपोर्टिंग और उन पर कार्यवाही उचित समय सीमा के भीतर हो। अभियुक्तों के अधिकार, अभियुक्तों को अनिश्चित काल तक मुकदमे के खतरे में रहने से बचाती है। अदालतों पर बोझ कम करना, बहुत पुराने और शायद कठिन से साबित होने वाले मामलों को अदालतों में आने से रोकती है। स्पष्टता, विभिन्न अपराध श्रेणियों के लिए स्पष्ट समय सीमाएं निर्धारित करती है और यह भी बताती है कि बहु अपराध मामलों में समय सीमा की गणना कैसे की जाएगी।